नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। INDIA गठबंधन बैठक पे बैठक कर रहा है, लेकिन नतीजा शून्य। नतीजा नहीं निकल रहा है। और असली बात यह है कि जो सीट का शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, सभी दल इस बात पे अटके हुए हैं कि किसको किस राज्य में कितनी सीटें मिलेंगी। इसको लेकर टकरार बिल्कुल सामने आ चुकी है। सबसे पहले बयान आया आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिन्होंने घोषणा कर दी कि हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम तो अपने दम पर लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस भी सेम इसी तरह का दावा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी इसी तरह की घोषणा कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस तरह की कोई भी निर्णय लेकर और घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, वो सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी सीटों पर लड़ेगी। अब इस मामले में ये टकरार ऐसे समय में सामने आया जब दिल्ली में शरद पवार के घर पर INDIA गठबंधन के नेता जुटे, बैठक हुई। और ये चौथी बैठक थी इस गठबंधन की। और जुटे इसीलिए थे कि एक जॉइंट जो है एक स्टेटमेंट पब्लिक में जाए कि हमने मीटिंग में अभी तक किया क्या है। हालांकि जॉइंट स्टेटमेंट के रूप में राघव चड्ढा वहां आम आदमी पार्टी की तरफ से उपस्थित थे। उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा, देखिए ये जो हमने बैठक की है, सीट शेयरिंग को लेकर हम बाद में तय कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस मुद्दे पर बात बनी है वो ये बनी है कि इंडिया गठबंधन अक्टूबर के महीने में एक जॉइंट रैली करने जा रहा है, जो भोपाल में हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने में ये एक रैली करेंगे। इस रैली में हम महंगाई के मुद्दे को उठाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा 3 हमने निर्णय इस बैठक में ले लिए हैं। उन्होंने एक निर्णय तो ये ले लिया है कि पूरे देश में कांग्रेस की यानी INDIA गठबंधन की अगर सरकार आती है तब हम जातिगत गणना पूरे देश में कराएंगे। इसको लेकर एक बयान दिया। और उन्होंने कहा दूसरा जो है, रैली का तय हो चुका है, रैली के मुद्दे तय हो चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने वाले हैं। तीसरा, उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, मतलब समाचारों में आ चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकार देश के अंदर ऐसे हैं जो भड़काऊ बातें करते हैं। ऐसी लिस्ट हमने बनाई है कुछ पत्रकारों की जिनका INDIA गठबंधन के नेता उनके डिबेट में बहिष्कार करेंगे, यानी टीवी की डिबेट में नहीं जाएंगे। अब ये जो बात है, ये ऐसी बात दिख रही है, ये अभी तक जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उन मोहब्बत की दुकान के दिल में ये नफरत कैसे पैदा हो गई। आप सोचिए ये कैसे तय करेंगे कि कौन पत्रकार इनके फेवर की बात करे तो वो हो गया ठीक, और जो इनके फेवर की बात ना करे, इनको झूठ प्रसारित करने दे, इनसे क्रॉस क्वेश्चन ना करे, उसको ये कहेंगे गोदी मीडिया। तो ये इन्होंने अपने आप शब्द गढ़ा और अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो INDIA गठबंधन है उसने तय कर लिया है, एक सूची तैयार हो गई है। अब सुनने में आ रहा है कि उसमें अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और ऐसे कई पत्रकारों की सूची, हालांकि वो सूची इन्होंने सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन इनके पास तय हुआ है, जो अंदर से खबरें आई हैं कि राष्ट्रवादी पत्रकार जो हैं, जो सवाल पूछते हैं, भाई सवाल तो बनता है। अगर INDIA गठबंधन का कोई लीडर ये कह रहा है कि हमारा जो गठबंधन है वो तो सनातन की समाप्ति के लिए बना है, तो फिर पत्रकार तो सवाल पूछेंगे। और ये सवाल हर पत्रकार को पूछना चाहिए कि इस देश का जो बहुसंख्यक है वो सनातन है, और उस सनातनी की समाप्ति के लिए यदि आप ये कह रहे हैं कि एक गठबंधन इसलिए बनाया है सनातन की संस्कृति की समाप्ति के लिए, सनातनियों की समाप्ति के लिए, तो अब इस समाप्ति का मतलब क्या है। क्या आप इस देश के हिंदुओं को, क्योंकि सनातनी कौन है, जिनको आज हिंदू कहते हैं, उनका मैं भी हिंदू हूं, तो हमारा नाम असली क्या है, हम तो सनातनी हैं। तो सनातनियों की समाप्ति का मतलब हिंदू की समाप्ति। तो क्या इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? ये INDIA गठबंधन के नेता सोचिए, अगर ये कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन का जो मकसद है, लक्ष्य है सनातन की समाप्ति, इसका मतलब वो बगैर बोले ये कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन का लक्ष्य है इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना। क्योंकि जो PFI का जो खुलासा किया है, INIA ने जो ध्वस्त किया है उसका मॉड्यूल को, उसमें तो यही पता लगा कि PFI इस देश में कांग्रेस कार्यकाल में फल फूल रहा था और धर्मांतरण कर रहा था,
यहां पर जिस तरह का जबरन कट्टरपंथी सोच के कारण चल रहा था, उनका तो मकसद साफ साफ बिल्कुल था कि 2047 तक इस भारत को वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप INDIA गठबंधन, जिसका पहला नाम UPA था, केवल नाम बदला है, लक्ष्य तो सेम ही है। अगर आप UPA के कार्यकाल का देखेंगे, जो कार्यकाल UPA 1 UPA 2, उसके पहले गठबंधन कांग्रेस का था, यानी कांग्रेस। तो कांग्रेस को 1947 से लेकर आज तक यदि आप स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि कांग्रेस का मकसद पहले क्लियर नहीं होता था, उसको ढककर रखते थे, ऊपर से अपने आप को सनातनी दिखाते थे, तिलकधारी, जनेऊधारी, गोत्र दत्तात्रेयधारी, ये सब ढककर चलते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इससे हिंदुओं को मूर्ख बनाकर, सनातनियों को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लूट सकते हैं, और इसलिए ये अपना ड्रामा और मेकअप सब करके निकलते थे। लेकिन ये अब सब जान चुके हैं कि अगर राम मंदिर के बीच में कोई बाधा बना तो वो कांग्रेस था। यदि हमारे स्कूलों में गीता, रामायण और ये सब भागवत नहीं पढ़ाई जा रही, उसके बीच में किसकी चाल थी? निश्चित रूप से कांग्रेस की, क्योंकि 14 के पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने ऐसे कानून बनाए, ऐसी किताब लिखी, ऐसा शिक्षा नीति बनाई जो अंग्रेजों की थी, और इसलिए गुरुकुलों की स्थापना नहीं होने दी, गुरुकुलों को बढ़ावा नहीं दिया गया, दूसरी तरफ मदरसों को खुली छुट्टी दे दी गई। तो यह कांग्रेस के कार्यकाल में होता रहा। राम मंदिर का विरोध करते रहे, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बनाकर अरबों अरबों रुपए की जमीनें कांग्रेस ने एक विशेष धर्म के लोगों को दे दी। इसके उलट जो हिंदुओं के मंदिर हैं उन पर अधिग्रहण करके उनका जो भी चढ़ावा आता है वो सरकार ने अपने पास ले लिया। ये कांग्रेस की देन थी। तो अब साफ समझ में आ रहा है कि वो कहते हैं लिंक द डॉट। तो अगर आप लिंक करेंगे और देखेंगे देश की आजादी के पहले क्या हुआ, देश के बंटवारे के समय जो कत्लेआम और बलात्कार हुए, उसके बाद जो हिंदुओं को जिस तरह से विस्थापित होकर रहना पड़ा, टेंटों में रहे, 47 के बाद जो पाकिस्तान छोड़कर भारत में हिंदू आए वो तो टेंटों में रहे, 25-25 गज के उनको प्लॉट दे दिए गए, छोटे छोटे फ्लैट दे दिए गए, वो आज भी कई परिवार उसी में रह रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहां से मुस्लिम अपनी जमीन छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, उस जमीन पर हिंदू हाथ नहीं लगा सकता, वो शत्रु संपत्ति बताकर वक्फ बोर्ड को दे दी गई। तो एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और अब उसकी ओपन घोषणा हो गई कि INDIA गठबंधन का जो गठन किया गया है वो तो सनातन की समाप्ति के लिए किया गया है। तो कुल मिलाकर एजेंडा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सीट शेयरिंग की बात बिल्कुल हुई नहीं है। इसी में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में हम तो किसी कम्युनिस्ट से तालमेल करेंगे नहीं, और कांग्रेस से भी वो तालमेल करने के मूड में दिखाई नहीं देती हैं। बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश बाबू के नाम की घोषणा कर दी गई है JDU के द्वारा, वहां यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई JDU लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से सहमत नहीं है, जो कह रहे हैं कि मैं तो राहुल गांधी को PM बनाऊंगा। इसी तरह आप अगर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी अलग खड़ी दिखाई देती है। तो मकसद बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि INDIA गठबंधन की जो ये मीटिंगें हो रही हैं, ये अभी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, जबकि अंदर अंदर एक दूसरे की विचारधारा, विपरीत विचारधाराएं दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी बैठक में आ रही है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली में होते हुए नहीं आ रहे हैं, और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि साहब हम बाद में शेयरिंग पर बात करेंगे, जबकि राज्यों में ये तो घोषणा कर रहे हैं राज्य के नेता। पंजाब के कांग्रेसी नेता घोषणा कर रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, हरियाणा के कांग्रेसी नेता घोषणा कर रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले घोषणा करती है, और बिहार में नीतीश बाबू की तरफ से नेता लल्लन सिंह बयान दे देते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी बैठक बेनतीजा मुझे दिखाई देती है। और केवल एक मुझे दिखाई दिया है कि इसका नतीजा क्या हुआ है दिल्ली बैठक का, कि ये राष्ट्रवादी पत्रकारों का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और अब तो FIR भी सुधीर चौधरी के खिलाफ करा दी गई है। तो दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पत्रकारों और न्यूज चैनल संस्थानों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ने का तय किया है। ये सोचते हैं कि पत्रकारों को डराकर धमकाकर उनका मुंह बंद कर देंगे, तभी 2024 में जीत सकते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखते रहिए, अब भोपाल की रैली हो, कहीं की भी रैली हो, सीट शेयरिंग कब होती है आप देखते रहिए। लेकिन इसी के पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था, लगभग 10 जो गठबंधन में दल हैं वो
अलग हो जाएंगे, ये मेरा अपना आकलन है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।